Okay, good morning everybody. Sonu Kumar, Vijay, Hariom, Sushil. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Very good. Good morning. Shalini. Shalini is good now? Healthy? Yes, sir. Very good. चलिए हमने कल लेसन पढ़ा था लैंडस्केप सोल. Who is the author? Who is the author? लैंडस्केप ऑफ द सोल के ऑथर कौन है? सोनू. जी सर जी। Who is the author of Landscape of the Soul? Nobody knows. Nathalie Drovroy. Nathalie Drovroy. Right. क्या बताया गया है इसके उस पार्ट में जो हम पढ़ चुके हैं? वेस्टर्न पेंटिंग और एशियन पेंटिंग. Yes, contrast between Asian and Western, Eastern and Western paintings, isn't it? Western painting realistic होती हैं और Eastern painting symbolic होती हैं, educative होती हैं. Eastern painting कुछ भीतर की बात बताने के लिए है, अंदर की तरफ इशारा करने के लिए है, आत्मा को जानने के लिए है, व्यक्तित्व की जड़ें कैसे मजबूत हों इसके लिए हैं. और वेस्टर्न पेंटिंग वास्तविकता पर आधारित है, बाहर की दुनिया पर आधारित है कि कैसे हम वास्तविकता को प्रेजेंट करते हैं, isn't it? आगे आर्ट का तीसरा फॉर्म जो है हम देखेंगे इस लेसन के अगले पार्ट में. लेट्स गो टू दी लेसन. Here it is. Getting inside outside art. The next portion of the lesson is getting inside outsider art. Outsider art को समझना. Getting inside means going in, understanding, भीतर जाना. आउटसाइड आर्ट के भीतर जाना. भीतर जाने का मतलब है समझना. क्या होती है आउटसाइड आर्ट? आउटसाइडर आर्ट. When French painter Jean Duffy, here the name of a French painter is given. The name is Jean Duffy. क्या बोलेंगे इसे? Jean Duffy mooted the concept of art brut in the 1940s. इन्होंने 1940 के दशक में आर्ट ब्रूट नाम का एक कंसेप्ट दिया था, एक धारणा दी थी, एक विचार दिया था. किसने दिया था? जीन डफे ने. द आर्ट ऑफ द अनट्रेन्ड विजनरी. आर्ट ब्रूट कौन सी आर्ट है? द आर्ट ऑफ अनट्रेन्ड, अकुशल, अनट्रेन्ड, अनसीखे विजनरी वाज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट. जो अनसीखे पेंटर हैं, अनसीखे विचारक हैं, सपना देखने वाले हैं, इमेजिन करने वाले हैं, विजन करने वाले हैं, उनकी कला को जीन डफे ने आर्ट ब्रूट कहा है. और कहा है कि बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्टेड थे. इन 1940s बहुत थोड़े से लोग आउटसाइडर आर्ट को, आर्ट ब्रूट को समझते थे, रुचि लेते थे. From its almost veiled beginnings, इसकी जो बिगिनिंग हुई थी
बिगिनिंग शुरुआत आर्ट ग्रुप की, आउटसाइडर आर्ट की, वो क्या थी? वेल्ड थी, धुंधली थी, कवर्ड थी। वेल का मतलब होता है घूंघट, पर्दा जिस पे पड़ा हो, स्क्रीन जिस पे डाली गई हो। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग्स, इसकी धुंधली शुरुआत से आउटसाइडर आर्ट हैज ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट। धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि सबसे तेज गति से, द फास्टेस्ट। जितनी तेज गति से लोग आउटसाइडर आर्ट में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, आर्ट ब्रूट में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, उतना पहले कभी किसी और तरह की कला में, पेंटिंग में लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यानी तेजी से लोग आर्ट, आउटसाइडर आर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। आउटसाइडर आर्ट को कंटेम्प्रेरी आर्ट भी कहा गया है। कंटेम्प्रेरी आर्ट का मतलब समकालीन, हमारे समकालीन, हमारे समय में, हमारे समय में जो आर्ट प्रचलित है दुनिया में, जो पेंटिंग प्रचलित है दुनिया में, वो क्या है? आउटसाइडर आर्ट। दूसरा नाम क्या है उसका? आर्ट ब्रूट। किसने ये शुरुआत की थी इस कंसेप्ट की? किसने नाम दिया ये? जीन डफे ने। किसने नाम दिया आर्ट ब्रूट का? जीन डफे। कब दिया? इन दी 1940s, 1940s, 40 के दशक में। और आजकल ये कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली, पूरी दुनिया में समकालीन आर्ट के रूप में जानी जाती है, पहचानी जाती है, लोग इसमें रुचि ले रहे हैं। दिस genre, दिस टाइप, genre means type, this type is described as the art of those, ये टाइप आर्ट की उन लोगों की आर्ट है who have no right to be artist as they have received no formal training, जिन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है और जिन्हें आर्टिस्ट कहने का कोई अधिकार, कहलवाने का कोई अधिकार नहीं है। लेखक के लिखने का ढंग ऐसा है, वो कहते हैं आर्ट ब्रूट या आउटसाइडर आर्ट उन लोगों के द्वारा बनाई गई आर्ट है, प्रस्तुत की गई कला है, जिन्हें आर्टिस्ट कहलाने का कोई हक नहीं है। क्यों नहीं है उन्हें आर्टिस्ट कहलाने का कोई हक? बिकॉज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि उन्होंने कोई ट्रेनिंग तो ली नहीं होती, कोई सीखा तो हुआ नहीं होता किसी से, इसलिए उनको आर्टिस्ट कहना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी उनकी जो आर्ट है उसमें तेजी से लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत तेजी के साथ दुनिया भर में पॉपुलर हो रही है ये आर्ट। Yet show talent and artistic insight, ये जिन्होंने ये आर्ट सीखी नहीं, उनमें क्या दिखाई दे रहा है? टैलेंट दिखता है, प्रतिभा दिखती है, एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, और कलाकारों की जो समझ होती है, कला की जो समझ होती है, वो परिलक्षित होती है, झलकती है, दिखाई देती है। आर्टिस्ट उनको कहलवाने का अधिकार भले ही आप ना दो, लेकिन उनमें समझ है, उनमें प्रतिभा है, उनकी कला को देखकर ये स्पष्ट हो जाता है। Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. उनके जो काम हैं, उनकी जो कलाएं हैं, उनकी जो पेंटिंग है, उनकी जो चित्रकारी है, उनके जो बुत हैं, आर स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट करने वाले हैं, भीतर भावनाओं को उजागर करने वाले हैं, देखने वालों के भीतर भावनाएं पैदा होती हैं। कंट्रास्ट टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स, जो अपने आप को मेन स्ट्रीम वाले आर्टिस्ट मानते हैं,
मेन स्ट्रीम वाले आर्टिस्ट की तुलना में इनकी आर्ट जो है, अनसीखे अनट्रेंड विजनरी की आर्ट आउटसाइडर आर्टिस्ट की आर्ट ब्रूट्स की आर्ट लोगों में ज्यादा भावनाएं जगाती हैं, ज्यादा प्रभावित करती हैं, ज्यादा टच करती हैं। अराउंड द टाइम डफे वाज प्रोपाउंडिंग हिज कंसेप्ट, जिन दिनों डफे ने ये कंसेप्ट स्थापित किया, in India an untutored genius was creating paradise, भारत में एक अनसीखा प्रतिभाशाली व्यक्ति, जीनियस किसे कहेंगे? प्रतिभा का धनी, गुणी व्यक्ति। was creating paradise, एक स्वर्ग का निर्माण कर रहा था। ठीक उन्हीं दिनों जब फ्रांस में डफे ने ये आउटसाइडर आर्ट का कंसेप्ट चलाया, भारत में एक अनट्यूटर्ड जीनियस, एक अनसीखा प्रतिभाशाली व्यक्ति एक पैराडाइज का निर्माण कर रहा था, एक स्वर्ग बना रहा था। Years ago the little patch of jungle, कैसा स्वर्ग? वर्षों पहले जो जंगल था, years ago वर्षों पहले, the little patch of jungle, जो एक जंगल था, that he began clearing, उसने उसे साफ किया, to make himself a garden, और एक बगीचा बना दिया। स्कल्प्टेड का मतलब मूर्तियों का। स्कल्पचर कौन से? पत्थर की मूर्ति बनाना, जैसे होती है पत्थर की, मिट्टी की, कांच की मूर्ति बनाने को क्या कहते हैं? स्कल्पचर। तो इसने क्या किया? जंगल को साफ किया और मूर्तियां बनाई। किससे? विथ स्टोन, पत्थरों से, एंड ये वाली मूर्तियां। ये देख के किसी को याद आता है कुछ? देखा है ये कहीं किसी ने? ये स्कल्पचर हैं, इनको क्या बोलते हैं? स्कल्पचर, मूर्तियां हैं। इनका बगीचा बना दिया, पहले जंगल था यहाँ पे। ये मत करो भाई, कौन है इस? Don't do this. A rock garden sculpture made of broken bangles by नेक चंद। कौन था ये अनट्यूटर्ड आर्टिस्ट? नेक चंद। भारत का जो अनट्यूटर्ड जीनियस था वो कौन था? नेक चंद। इसने क्या किया? रॉक गार्डन, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, झील के पास। स्कल्पचर मेड ऑफ ब्रोकन बैंगल्स, किससे बनाई है इसने ये मूर्तियां? टूटी हुई चूड़ियों से, टूटी चूड़ियों से बनाई हैं। रिसाइकल्ड मटेरियल, या जो मटेरियल टूट फूट जाता है आपके घर में, वॉश बेसिन टूट गया, कप टूट गए, प्लेट टूट गई, और कुछ टूटा फूटा जो भी मिला, सबसे is known to the world today as the rock garden at चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ में आज पूरी दुनिया इसे रॉक गार्डन के नाम से जानती है। In its 80-year-old creator director नेक चंद, वो अनट्यूटर्ड जीनियस का नाम क्या है? नेक चंद। वो इस गार्डन के क्रिएटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। हाँ जी, कौन बोल रहा है? डायरेक्टर भी हैं और क्रिएटर भी हैं। और कितने साल के हैं वो? 80 साल के। Is now hailed as India's biggest contributor to outsider art। दुनिया की आउटसाइडर आर्ट में
भारत की तरफ से सबसे बड़े योगदान देने वाले हैं ये। सबसे ज्यादा योगदान नेकचंद का है। The 50th issue, Spring 2005 of Ra Vision. रा विजन नाम की एक मैगजीन है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम से निकलती है, इंग्लैंड से। इसके बसंत 2005 के अंक में, जो कि 50वां अंक था इसका, 50वें अंक में, इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन फीचर्स नेकचंद को स्थान दिया गया है एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर। नेकचंद और उसके रॉक गार्डन की ये मूर्तियां प्रमुखता से छापी गई हैं। इसमें स्प्रिंग 2005, बसंत 2005 के अंक में, एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर विमेन बाय द वाटरफॉल। ये जो हम देख रहे थे, ये है विमेन बाय द वाटरफॉल। विमेन बाय द वाटरफॉल नाम की उसकी पिक्चर्स, उसकी मूर्तियां ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यूज कवर। ये रॉ विजन का सालाना वार्षिक इश्यू का जो कवर था, मैगजीन का कवर, उस पे ये पिक्चर बनाई गई थी, विमेन बाय द वाटरफॉल। नेकचंद की ये तस्वीर यानी इतनी फेमस थी कि दुनिया की एक बहुत मशहूर मैगजीन के 50वें सालाना अंक पर इसे इसके कवर पेज पर छापा गया था। The notion of art brut or raw art was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences. इस आर्ट ब्रूट को रॉ आर्ट भी कहा गया है, कच्ची कला। आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट, आउटसाइडर आर्ट, कैसा काम होता है ये? वाज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रॉ स्टेट, क्योंकि ये रॉ स्टेट में है, बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग नहीं है इनकी। जैसे तुम कुछ बुद्ध देखते हो, बहुत अच्छी तरह से बने हुए, महात्मा बुद्ध के, महात्मा गांधी के, डॉक्टर अम्बेडकर के, जगह जगह जो मूर्तियां होती है वो बहुत फिनिशिंग होती है, उनके ऊपर बहुत कुशलता से प्रोफेशनली बनाई गई होती हैं। लेकिन ये जो बनाई है नेकचंद ने रॉक गार्डन में, इनमें कोई फिनिशिंग नहीं है, रफली बनाई गई हैं, जैसे जो जहां से मिला। कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टिन टू ए सिंक। इसमें सब चीजों का इस्तेमाल किया, एक टूटे हुए डब्बे से लेकर टूटे हुए सिंक तक। हमारे किचन में, बाथरूम में जो सिंक है वो अगर टूट जाए, उसको भी इस्तेमाल किया है। टू ए ब्रोकन डाउन कार, खराब पड़ी किसी कार को यूज कर लिया। कुड बी मटीरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट, उसे एक चित्रकला में बदल दिया। समथिंग नेकचंद हैज टेकन टू डिजिंग हाइट्स, नेकचंद ने इन टूटे फूटे सामानों को एक हाइट दे दी, एक इंपॉर्टेंस दे दी। Recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make. और नेकचंद की आर्ट को इतनी सराहना मिली, इतनी पहचान मिली कि किसी ने उनके लिए कहा, an outstanding testimony of the difference of a single man can make, कि एक अकेला आदमी कितना डिफरेंस ला सकता है, क्या चेंज ला सकता है when he lives his dream, जब वो अपने सपने पूरे करने पर उतरता है। एक सिंगल आदमी जब अपने सपने पूरे करने की कोशिश करता है तो कितना बड़ा चेंज आ जाता है, ये नेकचंद ने दिखाया। टूटे फूटे मटेरियल से, कप से, ग्लास से, टूटी फूटी कार से, फेंके गए डब्बों से, टूटी चूड़ियों से, पत्थरों से,
इन चीजों का इस्तेमाल करके एक सुंदर बगीचे का निर्माण कर दिया। When he lives his dream, the Swiss Commission for UNESCO, यूनेस्को जो कि WHO की एक शाखा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अपना संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की एक शाखा है, उसके स्विस कमीशन का कहना है विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स। यूनेस्को ने नेकचंद को सम्मान दिया, ऑनर किया। द 5-month इंटरेक्टिव शो रेल्म ऑफ नेकचंद, और 5 महीने तक चलने वाला एक इंटरेक्टिव शो आयोजित किया, एक भाषण प्रतियोगिता रखी, सेमिनार रखा। बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, और ये सारा जो फंक्शन था, इंटरेक्टिव जो शो था, वो स्विट्जरलैंड के म्यूजियम्स में, बेल्जियम के, फ्रांस के और इटली के, इन सब देशों में आयोजित किया गया। The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation, नेकचंद says। लेकिन नेकचंद का कहना है कि मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार तो वो है जब मैं लोगों को अपने बगीचे में घूमते और अपनी मूर्तियों को एंजॉय करता देखता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि चंडीगढ़ में रॉक गार्डन में दुनिया भर से लोग आते हैं, देश भर से लोग आते हैं और मेरी मूर्तियों को देख देख कर प्रसन्न होते हैं, ये जब मैं देखता हूं तो मुझे सबसे अच्छा लगता है। यही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। मेरा बड़ा पुरस्कार वो नहीं है कि स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली ने मुझे सम्मान दिया, यूनेस्को ने मुझे सम्मान दिया, मैगजीन में मेरा नाम छपा, मेरी पिक्चर छपी। मुझे सबसे अच्छा तब लगता है जब मैं चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में लोगों को अपनी मूर्तियों को देखकर मजा करते हुए देखता हूँ, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेसन। बृंदासुरी, ये नेकचंद के बारे में जो लिखा है, किसने लिखा है? बृंदासुरी ने। इसमें लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स 28 अगस्त 2005। हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा था उसने 28 अगस्त 2005 को। और ऊपर जो लैंडस्केप ऑफ द सोल हमने देखा, वो किसका था? वो किसने लिखा था? नथाली ट्रॉवरॉय ने। नथाली ट्रॉवरॉय, ये नथाली ट्रॉवरॉय ने लिखा। तो इस तरह ये लेसन नंबर 4 हम पढ़ चुके। कल से नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे। आज इसकी वीडियो देख लेना अच्छे से और फिर इसके छोटे क्वेश्चन, कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन समझने, ठीक है। आज टेंस की दूसरी वीडियो भेजी है, तो सभी बच्चे देखें उसको और उस पर नीचे कमेंट करें, बताएं, कोई सवाल है तो पूछें उसमें, ठीक है। और अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो, उसमें प्रैक्टिस भी दी गई है। अभी किसी ने कुछ पूछना है तो बताओ।